द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आपकी आगामी शिक्षक भर्ती के लिए जो कि आपका सुपर टेट की परीक्षा होने वाली है उसके लिए गणित विषय के टोटल 10 प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। और ये सारे प्रश्न आपके अग्रवाल पब्लिकेशन की एग्जाम कार्ड बुक से लिए गए हैं। यह बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, तो आप इसे अपने नज़दीकी बुक स्टोर से खरीद भी सकते हैं। प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले इस प्रैक्टिस सेट का क्या उद्देश्य है उसे समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो हमारा सबसे पहला जो उद्देश्य है, अगर आप 3 से 4 महीने तक हमारे साथ बने रहते हैं तो सबसे पहला उद्देश्य है कि भैया गणित को रटना नहीं है, गणित को सीखना है। गणित जो होता है भैया सीखने वाला विषय होता है। धीरे धीरे आप सीखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, उससे आपको सारे प्रश्न आपको आसान लगने लगेंगे। तो रटना नहीं है, जादू नहीं देखना है। बहुत सारे यूट्यूबर्स जादू दिखाते हैं, तो जादू से सिलेक्शन नहीं होता है। जादू हम भी दिखा सकते हैं लेकिन उससे सिलेक्शन नहीं होता है। तो पहला ये उद्देश्य बना के चलिए कि अगले 3 से 4 महीने 5 महीने तक आप गणित में कुछ ना कुछ सीखेंगे, ठीक ना। अगला हमारा उद्देश्य ये है कि सुपर टेट की परीक्षा में आपके 20 प्रश्न आते हैं। आप चाहे गणित में अच्छे स्टूडेंट हो चाहे आपकी गणित कमजोर हो, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको कम से कम 15 नंबर लाना ही है। सुपर टेट में पास होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पास तो बहुत लोग हो जाते हैं, लेकिन मेरिट में नाम लाना ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो मेरिट में आपका नाम तभी आएगा जब आपके गणित विषय में कम से कम 15 प्रश्न आपके सही रहेंगे। तो 15 प्रश्नों का मिनिमम टारगेट बना के चलना है। और गणित में आप थोड़ा बहुत भी ठीक ठाक हैं तो 20 में से 20 भी प्रश्न कर सकते हैं, ठीक ना। तो मिनिमम 15 प्रश्न का टारगेट तो बना के चलना, इतना हमारा सही होना चाहिए। और अगला हमारा तीसरा टारगेट है कि जब हम अगले 3 से 4 महीने तक प्रश्नों को सीखेंगे, कुछ ना कुछ पढ़ेंगे, तो हमें कुछ ऐसी टेक्निक अपने अंदर विकसित करनी है कि हमारे जो 20 प्रश्न आएंगे उसमें से 7 से 8 प्रश्न हम मौखिक ही कर सकें। अगर आप मौखिक नहीं कर पा रहे हैं तो 1-2 लाइन में ही आप उसका आंसर निकाल लें। ऐसा कुछ ना कुछ आपको सीखना है अगले 4 से 5 महीने के अंदर। तो ये मेन हमारे 3 टारगेट हैं। इन 3 टारगेट को आपको लेके चलना है अगले कुछ महीने तक, जब तक आपका सुपर टेट की परीक्षा नहीं हो जाती है, ठीक ना। और रट्टा नहीं मारना है, जादू भी नहीं देखना है। इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। गणित एक सीखने का विषय होता है, समझने का विषय होता है। तो समझिए, सीखिए, धीरे धीरे आपको इन सब चीज़ों को फायदा मिलेगा। तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेट का अपना पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रश्न आप सभी लोगों ने पढ़ लिया होगा। ऐसे प्रश्नों में जहां भी यहाँ पर देखिए कुछ ना कुछ सीखिए। पहला उद्देश्य यहाँ पर हमारा इस प्रश्न में लागू हो रहा है। सीखिए, यहाँ पर आपको 2 चीज़ें सीखने को मिलेंगी। इस प्रश्न को हम 2 तरीके से आपको बताएंगे। पहला ये मौखिक वाला तरीका बताएंगे, और दूसरा जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है उससे बताएंगे, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। जब आपको कभी किसी भी प्रश्न में छोटी से छोटी संख्या मिल जाए, वह छोटी से छोटी संख्या निकालो ऐसा लिखा हो, तो वहां आप समझ जाइए कि हमें एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो कहने का मतलब जो ये आपकी संख्याएं लिखी गई हैं इनका आपको एलसीएम निकालना है। 5 का, 6 का, 7 का और 8 का, ये आपको एलसीएम निकालना है। कहाँ से समझ में आया? जिस भी प्रश्न में सबसे छोटी से छोटी संख्या ये ऐसे शब्द लिखे गए हों वहां पर हमें एलसीएम ही निकालना होता है। तो पहले एलसीएम निकालेंगे, बाद में हम आगे प्रश्न को पढ़ेंगे। तो एलसीएम निकालना ये वाला तरीका आप लोगों ने कक्षा 5 में, कक्षा 4 में सीखा ही होगा। इस तरीके से आप लोग एलसीएम इस 5 का, 6 का, 7 का निकाल लेंगे। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से कैंसिल आउट करेंगे। तो इस प्रकार से एलसीएम आप सभी लोग निकाल लेंगे और फिर उसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं। गुणा भाग नहीं करेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा समय खर्च हो जाएगा। तो जब आप एलसीएम निकालेंगे तो इसका जो एलसीएम आएगा वो 2 गुणे 2 गुणे 2 और फिर मल्टीप्लाई कितना होगा 3 और फिर यहाँ पर रहेगा 5 और फिर यहाँ पर रहेगा 7। एलसीएम तो आप सभी लोग निकाल सकते हैं ना भैया। कक्षा 4 और 5 की बात है। इसको जो यूपी बोर्ड की किताबें आती हैं कक्षा 4 की, 5 की या 6 की, वहाँ से ले लीजिएगा और आराम से। अगर एलसीएम निकालना नहीं आता है तो निकाल लीजिएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना 840, ठीक है। एलसीएम निकालना था, एलसीएम हमारा 840 आ रहा है, लेकिन अभी आंसर नहीं आया है। अब आगे पढ़ते हैं। विभाजित करने पर क्षेत्रफल ये देखिए क्षेत्रफल लिखा, ये गलत है। क्षेत्रफल इसमें क्या करेगा, ये शेषफल है भैया, शेषफल। यहाँ पर शेषफल लिखा होना चाहिए, ठीक है ना। क्षेत्रफल से कोई मतलब नहीं है।
शेषफल 4 रह जाता है। इसका मतलब यह है कि जब शेषफल 4 रह जाए तो जो आपका ये जो एलसीएम आ रहा है इसमें 4 जोड़ दीजिए। तो 4 जोड़ देंगे तो आपका आंसर 844 आने लगेगा। लेकिन जब 4 से विभाजित किया जाता है तो कोई क्षेत्रफल, देखिए क्षेत्रफल नहीं, यहाँ शेषफल है, शेषफल नहीं बचता है। तो इस प्रकार से जब आपका आंसर जो है 844 आ रहा है, अगर इसको 4 से डिवाइड करेंगे, ये जो 4 लिखा ना 4 से विभाजित करो, तो जब 4 से विभाजित करेंगे तो आपका कुछ भी नहीं बचेगा। यानी कि दूसरी कंडीशन भी हमारा फॉलो हो रहा है। पहली कंडीशन भी फॉलो करने के लिए क्या किया कि जो एलसीएम निकाला उसमें 4 जोड़ देंगे तो फिर आपका जो शेषफल बचेगा वो 4 हमारा बचेगा प्रत्येक कंडीशन में। यानी कि ये वाली जो पहली लाइन लिखी है ये भी हमारा फॉलो हो रहा है, दूसरी लाइन लिखी ये भी हमारा फॉलो हो रहा है। इस प्रकार से 844 हमारा आंसर बिल्कुल सही आंसर रहेगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, समझ में आई बात? आपको क्या करना है चलिए एक बार फिर से बता देते हैं। जब भी छोटी छोटी संख्या लिखी हो तुरंत आप एलसीएम लीजिए। एलसीएम निकालने के बाद क्या करना है कि जब आप यहाँ पर पहली लाइन दूसरी लाइन को ध्यान से पढ़िए। जब यहाँ पर लिखा हो कि विभाजित करने पर शेष 4 रह जाता है तो ऐसी कंडीशन में 4 उसमें जोड़ दीजिए, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। लेकिन दूसरी लाइन में लिखा है 4 से विभाजित करने पर कोई शेषफल नहीं बचता है, तो इसी संख्या को, इसी 844 को 4 से विभाजित करो तो आप देखेंगे कुछ बचेगा नहीं। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, कोई शेष नहीं बचता। यानी दूसरी कंडीशन भी फॉलो हो रही है। इस प्रकार से 844 आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो ये तो हमने अपना बेसिक मेथड लगाया है, यानी कि कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए प्रश्नों को सॉल्व किया है। अब इसी प्रश्न को हमने अगर मौखिक करना हो तो कैसे करेंगे उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, मौखिक करने का मतलब, अब ये दूसरा वाला कॉन्सेप्ट हम लोग यूज कर रहे हैं। अगर इसी प्रश्न को हमने मौखिक करना हो तो कैसे करेंगे? मौखिक करने का मतलब आपका जो ABCD 4 विकल्प दिए गए हैं इन्हीं में से कोई ना कोई हमारा आंसर है। आंसर तो आपको पता ही चल गया है कौन सा, लेकिन मान लीजिए अगर हमें इस तरीके से हमने नहीं सॉल्व किया, किसी दूसरे तरीके से प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो आंसर कैसे निकालेंगे? तो दिया क्या है, विभाजित करने पर शेष कितना रहता है? 4 रहता है। किससे? अगर 5 से, 6 से, 7 से और 8 से, इसे अगर हम भाग दें इन दिए गए विकल्पों को तो हमारा प्रत्येक दशा में 4 बचना चाहिए। ये इसके कहने का मतलब होता है। तो चलिए 5 का हम लोग सब में भाग करके देखते हैं। तो 5 का इस 840 में देंगे, पहले वाले में देंगे 840 में, तो 5 का 5 बचेगा, 3 हो जाएगा 34, 5 6 30 और फिर 40 हो जाएगा। तो कुल मिला के पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पर 4 शेष नहीं बचेगा। हमें कितना चाहिए? हर कंडीशन में 4 शेष चाहिए, 4 बचा होना चाहिए। तो यानी कि पहला विकल्प आपका आंसर नहीं होगा, ये कट गया। दूसरे विकल्प में जाएंगे तो 5 का भाग करेंगे तो 5 एकम 5, 3 बचेगा, हो जाएगा 34, फिर 30 में हो जाएगा 44, फिर ये आपका 4 बच रहा है। यानी कि ये हमारा आंसर हो सकता है। सी पे आएंगे, सी नंबर पे 5 एकम 5, 3 बचेगा, हो जाएगा 34 और उसके बाद हो जाएगा आपका 30 और 46, 1 बचेगा। तो यहाँ शेष 1 बच रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। आगे डी पे आते हैं तो यहाँ पर 1, 18, 3, 34, यहाँ 4 बच रहा है, यानी कि ये आपका आंसर हो सकता है। तो जब आपने 5 से भाग करके देखा तो पहला विकल्प में 4 नहीं बच रहा है, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा। सी वाले विकल्प में 4 नहीं बच रहा है, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा। बी और डी वाले विकल्प में हमारा 4 बच रहा है, तो अब या तो हमारा आंसर बी होगा या तो हमारा आंसर डी होगा। इसी प्रकार से जब 6 से भाग करके देखेंगे तो ये दोनों संख्याएं कट जाएंगी, दोनों संख्याएं में 4 शेष बचेगा। ठीक है ना, भाग करके देख लीजिए। हम यहाँ पर अपना ज़्यादा समय खर्च नहीं करेंगे। जब 7 से आप भाग करेंगे, अब ए और सी कट गया है, ए और सी में भाग करने से कोई फायदा नहीं। आपको बी और डी में क्या हमारा आंसर होगा वो निकालना है। ठीक ना, तो जब 7 से भाग करेंगे तब भी आपका 4 शेष बचेगा, बी में भी बचेगा, डी में भी बचेगा। जब 8 से भाग करेंगे तब भी बी और डी दोनों में आपका 4 शेष बचेगा। तो अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमने सबसे भाग करके देख लिया, हमारा 4 शेष बच रहा है। और जो दूसरी वाली कंडीशन निकाली, ये जो नीचे वाली लाइन में हमारी दूसरी कंडीशन लिखी गई, ये वाली 4 से विभाजित करें तो कोई शेष ना बचे। तो बी को भी अगर 4 से विभाजित करें तो कोई शेष नहीं बचता है, डी को भी अगर 4 से विभाजित करें तो कोई शेष नहीं बचता है। 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, कुछ नहीं बचा। और बी में 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, इसमें भी कुछ नहीं बचा। तो यानी कि दूसरी कंडीशन भी बी और डी फॉलो कर रहे हैं। पहले लाइन की जो कंडीशन है
5 से, 6 से, 7 से, 8 से भाग करने पर 4 बचना चाहिए, ये भी बी और डी फॉलो कर रहे हैं। तो इस प्रश्न के लिए हमारे 2 आंसर आ रहे हैं, बी और डी, क्योंकि जो प्रश्न में कंडीशन लिखी गई है वो बी और डी जो विकल्प हैं दोनों फॉलो कर रहे हैं। तो अब हमारे पास सबसे बड़ी मजबूरी है कि हमारा आंसर क्या होगा, क्योंकि हमारे में तो बी और डी दोनों आ रहा है। तो भैया फिर यहाँ पर पहली लाइन पढ़िए, सबसे छोटी संख्या, यानी कि जो आपका बी है और डी है, इसमें जो छोटी संख्या होगी वो हमारा आंसर होगा। तो छोटी कौन सी है? 844। इस प्रकार से आपका 844 आंसर रहेगा। तो इस तरीके से आप मौखिक कर सकते हैं। यहाँ पर समझाने में ज़्यादा समय लगा है, लेकिन अगर भाग करके देखेंगे तो आपको जल्दी से ही आंसर निकल आएगा। 844 क्यों आंसर है पता चला भैया, क्योंकि इसमें छोटी संख्या हमें आंसर लेना है। इस प्रश्न के आपके 2 आंसर आएंगे, 844 भी आंसर आएगा और 1684 भी आपका आंसर रहेगा। लेकिन 844 क्यों आंसर होगा? क्योंकि प्रश्न में पहली लाइन में ही लिखा है सबसे छोटी संख्या, तो इन दोनों में जो छोटा होगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को 2 तरीके से बताया गया है। जो भी आपको तरीका अच्छा लगे उससे आप समझ लीजिएगा और एक कॉपी और पेन लेके बैठे रहिए। जो भी आपको अच्छी चीज़ें जानने को सीखने को मिले उसे नोट करते रहिए। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ये कौन सा प्रश्न है भैया? ये प्रश्न है भैया मौखिक। ठीक है, ये कौन सा प्रश्न है? मौखिक वाला प्रश्न है। इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ मौखिक आपको आंसर देना है। देखिए, जब ऊपर सब में देखिए अंश बराबर है 11 11 11 11, नीचे यहाँ 9, यहाँ 7, यहाँ 10, यहाँ 6। तो अंश क्या है भैया? अंश क्या है भैया? बराबर है। सब में अंश क्या है भैया? बराबर है। ठीक है, तो जब अंश बराबर होता है तो हमें सबसे क्या निकालना है? सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या वो होती है जिसका हर सबसे बड़ा होता है। तो अंश बराबर होने पर सबसे छोटी संख्या वो होती है जिसका हर में जो संख्या हो वो सबसे बड़ी संख्या हो। तो 11/10 सबसे छोटी संख्या होगी। ये कहाँ पर है? ये आपके विकल्प सी में है। समझ में आया? अगर यहाँ पर बड़ी संख्या निकालनी होती तो बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? जब अंश बराबर होता है तो बड़ी संख्या वो होती है जिसका हर सबसे छोटा होता है। तो 11/6 सबसे बड़ी संख्या होगी। बड़ी संख्या वो होती है जिसका हर सबसे छोटा होता है और छोटी संख्या वो होती है जिसका हर सबसे बड़ा होता है। ऐसा कब होता है? जब हमारे अंश जो है वो बराबर दिए गए हों। तो बात समझ में आया? 11/10 यहाँ पर हमारा आंसर होगा, विकल्प सी यहाँ पर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए, बच्चों वाला प्रश्न है, छोटा सा गुणनखंड करना, फटाफट गुणनखंड करके इसका आंसर निकाल लीजिए। इसमें क्या करिए, आपका जो प्रश्न दिया गया है ये दिया गया y² (9 के 9 = 0). इस 9 को उधर भेज दीजिए तो y² (9 इक्वल हो जाएगा 9। 9 का 3 गुणा करेंगे तो y² बराबर हो जाएगा 9 × 9। वर्गमूल लेंगे तो y बराबर हो जाए, अच्छा चलिए वर्गमूल नहीं लेते हैं, y² लिखते हैं। यहाँ पर 9×9 लिख देते हैं। 1 मिनट, चलिए इसको हटाइए। तो जब y बराबर लिखेंगे तो ये 81 का क्या होगा भैया? वर्गमूल होगा। दोनों तरफ हमने वर्गमूल ले लिया। अब 81 का वर्गमूल कितना होता है? 9×9 = 9 होता है। लेकिन एक बात विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर प्लस माइनस का चिन्ह लगाकर आपको सारे विकल्प लिखे गए हैं। तो इस प्रकार जब वर्गमूल लेते हैं तो हम लोग प्लस और माइनस का चिन्ह लगाकर वर्गमूल लिखते हैं। तो जो 81 का वर्गमूल होगा वो 9 होगा, लेकिन प्लस माइनस के चिन्ह के साथ रहेगा। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि भैया 4 का वर्गमूल कितना होगा, तो हम लोग बता देते हैं 4 का वर्गमूल 2 होगा। लेकिन ये ऐसा नहीं है, 4 का वर्गमूल +2 भी होगा और -2 भी होगा। यानी कि 4 का जो वर्गमूल होगा प्लस का 2 भी हो सकता है और माइनस का 2 भी हो सकता है। ये लिखने का सही तरीका होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव वाली जो संख्या होती है इसी को लेके चलते हैं और -2 नहीं लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर आपका प्लस और माइनस का चिन्ह लगा के दिया गया है। इस प्रकार से आपका विकल्प ए यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस इसमें क्या था कि प्लस माइनस का चिन्ह लगा के लिखना था। कंफ्यूज नहीं होना है कि आप लोग कहें कि 81 का वर्गमूल 9 होता है तो यहाँ माइनस कहाँ से आ गया। प्लस माइनस का चिन्ह लगा के ही लिखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के प्रश्न ज़्यादा कठिन नहीं है, आसानी प्रश्न है। एग्जाम कार्ड की जो बुक है उसमें जब बहुत ज़्यादा खतरनाक प्रश्न नहीं दिए गए हैं।
नॉर्मल प्रश्न है। ये नॉर्मल प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें इस प्रकार से ही प्रश्न लगाना चाहिए। और इसमें संपूरक और कोटिपूरक कोणों का अंतर दिया गया है। देखिए, संपूरक कोण वो होते हैं कि जो दो कोणों को जोड़ने पर जिनका योग 180 आता है, उन्हें हम लोग संपूरक कहते हैं। और कोटिपूरक क्या होता है? कोटिपूरक ऐसे दो कोण होते हैं जिन्हें जोड़ने पर उनका ये जो योग आता है वो 90 होता है। तो कोटिपूरक संपूरक समझ में आ गया। तो यहाँ पर आपको पहला कोण दिया गया है कितना? 60। और तो इसका संपूरक कितना होगा? तो जब पहला कोण 60 है, जोड़ने में कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए। तो दूसरा कोण कितना होगा? स्वाभाविक सी बात है, दूसरा कोण 120 होगा, क्योंकि 120 और 60 को जोड़ेंगे तभी तो 180 आएगा। तो ये कॉमन सेंस की बातें हैं, दिमाग में कर सकते हैं, बार बार हर चीज लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसी का कोटिपूरक निकालना है। तो कोटिपूरक में पहला कोण कितना है? 60। तो इसका कोटिपूरक कोण कितना होगा? कोटिपूरक क्या होता है? जोड़ने पर कितना आना चाहिए भैया? 90 आना चाहिए। तो अगर हमारा पहला कोण 60 है तो दूसरा कोण कितना होगा? स्वाभाविक सी बात है 30 होगा, क्योंकि 60 और 30 को जोड़ेंगे तभी हमारा 90 आएगा। तो इस संपूरक और कोटिपूरक, इस 60 अंश जो आपको दिया गया है, इसका संपूरक 120, कोटिपूरक 30, इसका अंतर निकालना है। अंतर निकालने के लिए घटा दो, तो आंसर कितना आ जाएगा भैया? आंसर आ जाएगा 90। कहाँ पर 90 है? विकल्प सी में है। विकल्प सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, कुछ नहीं करना था, बच्चों वाला प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो आप 55 नंबर का प्रश्न देख रहे हैं, इस प्रश्न को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पिछले वीडियो लेक्चर में समझाया गया है। चाहे कितना भी खतरनाक प्रश्न आ जाए, ठीक है, इस प्रश्न को आप आराम से कर सकते हैं। तो पिछले वीडियो लेक्चर देख लीजिए, जिसमें हम लोगों ने इस प्रकार के प्रश्न सॉल्व किए हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीका बताया गया है। लेकिन यहाँ पर हम लोग इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी आप इस प्रश्न को सॉल्व कर लीजिए। तो ये जो संख्या दी गई, इसको आप x मान लीजिए। x बराबर, इसको लिख दीजिए, वैल्यू जितना दिया गया है 0.333, और डॉट 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 का मतलब होता है ये अनंत तक दिया गया है। अब आपको क्या करना है, इसमें एक ही संख्या है। देखिए 3 3 3 3 एक ही संख्या है। तो जब एक ही संख्या होती, एक जैसी संख्याएं होती हैं, तो क्या करिए, इसमें किसी ऐसी संख्या से गुणा करते हैं कि ये 3, सॉरी एक मिनट, हाँ भैया, तो यहां पर हम ऐसा करते हैं कि जो 3 है ये दशमलव के इधर आ जाए। 3 जो है दशमलव के उठकर कहाँ जाए? यहाँ आ जाए। तो दशमलव के इधर लाने के लिए इसमें 10 का गुणा करना पड़ेगा। तो 10 का गुणा इधर करेंगे तो 10x हो जाएगा। जब इसमें 10 का गुणा करेंगे तो दशमलव के इधर हमारा 3 आ जाएगा। तो 3.33 बचेगा। यहाँ 3 बार 3 नहीं लिखा है, अनंत बार 3 लिखा है। तो ये 3 हम लोग अनंत बार लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि क्या हो गया, अब हमारा जो 10 का गुणा करने से क्या हो गया, तो 0.33 से ये 3.33 हमारा कन्वर्ट हो गया। अब इसमें से ये घटा दीजिए, इसमें से पहले समीकरण में से दूसरा समीकरण घटा दीजिए, इसमें से ये घटा दीजिए। ठीक है, तो चलिए, कुछ लोगों को घटाना नहीं आता तो हम लोग घटाना भी बता देते हैं। तो इधर 10x में से x घटाएगा, इधर ये लिख लेते हैं भैया, 3.333 ऐसा कितनी बार है? अनंत तक। और ऊपर वाली संख्या कितनी है? 0.333 ऐसा कितनी बार है? अनंत तक है। जब घटाएंगे तो 10 में से x जाएगा तो बचेगा 9x बराबर, इसमें से घटाएंगे, ये घटाना है, ठीक है, इसमें से जब घटाएंगे तो ये 3 3 3 3 सब कट जाएगा, और 3 में से 0 जाएगा तो बचेगा 3। ये कहने का हमारा मतलब था। तो x बराबर यहाँ 3 है, ये 9 का तिर्यक भाग होगा, तो 9 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा 1/3 आंसर आ जाएगा। तो हमारा उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यही था, जो यहाँ पहली लाइन में हमारा उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि हमें ऐसी संख्या से गुणा करना है जिससे दशमलव के बाद वाली सारी संख्याएं कट जाएं। ये हमारा उद्देश्य होता है। तो 10 हम इसलिए इसमें 10 का गुणा किए हैं। 10 का गुणा करने से 1 3 इधर आ जाएगा, और फिर दशमलव के बाद 3 3 3 रहेगा। तो 10 पहले समीकरण में भी दशमलव के बाद 3 3, दूसरे समीकरण में भी दशमलव के बाद 3 3, यानी कि दशमलव के बाद की सारी संख्याएं खत्म। तो यहाँ पर आपका सॉल्व करेंगे तो 1/3 हमारा आंसर आएगा। ये बिल्कुल ही बेसिक तरीका बताया गया है, और इसका ट्रिक भी होता है। ट्रिक से भी आप एक लाइन में आंसर निकाल सकते हैं। वो ट्रिक देखने के लिए पिछले लेक्चर जरूर देखिएगा। इस टाइप के प्रश्न आपको कक्षा 8 की किताब में मिलेंगे, और कक्षा 8 की किताब में इस प्रकार के जो प्रश्न है उसमें लॉन्ग मेथड दिया गया है, लेकिन हमने बहुत ही बेहतरीन तरीका सिखाया है। वहां से जाके आप सीख लेंगे तो एक लाइन में ही आप आंसर निकाल सकते हैं। और आपकी जो आपने 15 नंबर का टारगेट बनाया है, 15 नंबर लाने का टारगेट बनाया है, उसके लिए आपके पास कक्षा 5 की, कक्षा 6 की, कक्षा 7 की और कक्षा 8 की किताब होना चाहिए, यूपी बोर्ड वाली।
जो 1 साल 2 साल पहले चलती थी। अब तो एनसीईआरटी चलती है, नई नई किताबें अभी नहीं आई हैं। तो यूपी बोर्ड वाली जो किताबें जो सरकारी स्कूल में चलती हैं, प्राइमरी में जूनियर में चलती हैं, उसको जरूर खरीद लीजिए। इसी से आपका बेड़ा पार होगा, ठीक है। और अगर आप 20 में से 20 नंबर लाना चाहते हैं तो कक्षा 9 और कक्षा 10 की भी किताब खरीद लीजिए। इसको पढ़ लेंगे तो 20 में से 20 आ जाएगा। लेकिन 15 नंबर लाने के लिए आप इन्हीं सब किताबों को बेसिक फॉर्मेट में पढ़ना है। आप एच.डी. यादव पढ़ लाएंगे या फिर आर.एस. अग्रवाल लाएंगे या कोई और किताब लेके आएंगे किसी और पब्लिकेशन की, तो वो इतनी मोटी रहेंगी ना भैया कि 1-2 दिन तो जोश जोश में पढ़ेंगे, उसके बाद आपको नींद आने लगेगी। ठीक, तो सबसे पहले अपना बेसिक मजबूत कर लीजिए, उसके बाद तो पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। ठीक ना भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 वर्ग सेंटीमीटर है। घन का आयतन निकालना है। कितना आसान सा प्रश्न है, बच्चों वाला प्रश्न है। जो घन होता है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? तो घन में कितने पृष्ठ होते हैं? 6 पृष्ठ होते हैं। 6 पृष्ठ होते हैं, ठीक है। और उसका एक पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है a²। इस प्रकार से 6a² घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। सॉरी, और यहाँ पर इसकी वैल्यू दी गई है 96 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² की वैल्यू 96 दी गई है। 6 का इसमें भाग करेंगे तो a² बराबर 6 कम 6 और 6 छके 36, वर्गमूल ले लेंगे तो a बराबर हो जाएगा 4। आपको निकालना क्या है? आयतन। और आयतन का फार्मूला क्या होता है भैया? जो आयतन का फार्मूला होता है a की घात 3 होता है। a का मान कितना है? 4 है, तो 4 की घात 3 लिखना है। 4 चौके 16, 16 चौके 64, तो 64 घन सेंटीमीटर हमारा आंसर रहेगा। कितना आसान सा प्रश्न है, कहाँ पर है? विकल्प सी में है। कोई कुछ इसमें दिमाग को लगाना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 15 और ऊंचाई 20। अब देखो कितना आसान बच्चों वाला प्रश्न है। जो क्षेत्रफल होता है, सबको पता है फार्मूला क्या होता है? 1/2 और फिर आधार, ठीक है, और गुणे ऊंचाई, ये फार्मूला होता है। चलिए इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। 1/2, आधार कितना भैया? 15 है, ऊंचाई कितना भैया? 20 है। ये 2 से इसको कैंसिल आउट कर दो तो 10 बार कैंसिल आउट होगा। 15 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 150। कितना आसान सा प्रश्न है, कहाँ पर है? पहले विकल्प में है। तो ये आसान प्रश्न कभी गलत होना नहीं चाहिए आप लोगों को, ठीक है। आप लोग इसको करते रहिएगा। अब ये देखिए अगला प्रश्न 58 नंबर पर जबरदस्त प्रश्न है। चलिए इसको समझाने में समय लगेगा और आपको इसको बेहतरीन तरीके से समझाते हैं। ये प्रश्न आपका कहाँ पर है? जब आप अनुपात वाला चैप्टर पढ़ेंगे और थोड़ा डिटेल में जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये प्रश्न मिलेगा, ठीक है। लेकिन हम इस प्रश्न में कोई फार्मूला यूज नहीं करेंगे। इसके लिए बहुत सारे अध्यापक फार्मूला बताते हैं, रट लो भैया, रट लो भैया। तो हमने कहा भैया रटना तो है नहीं, आपको गणित रटना तो है नहीं, आपको सीखना है। तो इसके लिए हम कोई फार्मूला यूज नहीं करेंगे। अपना कॉमन सेंस आप यूज करिए, अपने दिमाग का आप इस्तेमाल करिए और इस प्रश्न को लगाइए, ठीक है। सिर्फ कॉमन सेंस लगाना है। कैसे देखते हैं। देखो भैया, कोई द्रव है या कोई लिक्विड है, वो 6 लीटर का है। उसमें 50 लीटर क्षारीय द्रव को 50% क्षारीय द्रव को 30% अम्लीय बनाने में कितने पानी की मात्रा की आवश्यकता होगी, ये हमें निकालना है। तो यहाँ पर जो क्षारीय शब्द लिखा है इसके चक्कर में और यहाँ पर जो अम्लीय शब्द लिखा है इसके चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। आपको बस इतना समझना है कि कोई लिक्विड है 6 लीटर का, उसमें सबसे पहले जो द्रव लिक्विड मिलाया गया था, जो मिलाया गया है द्रव, वो पहले 50% है और बाद में 30% हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें हम लोग पानी मिला देते हैं। इसको आप उदाहरण अपने व्यवहारिक उदाहरण में समझिए। जैसे कि एक उदाहरण देते हैं तब आपको ये प्रश्न ज़्यादा समझ में आएगा कि जैसे आपने क्या बनाया कि भैया चीनी का शरबत बनाया। आपने 1 गिलास चीनी का शरबत बनाया, थोड़ा सा आपने चीखा तो लगा कि ये तो बहुत ज़्यादा मीठा हो गया है। तो चीनी मान लेते हैं, उसमें आपने कितना मिलाया था? 2 चम्मच चीनी मिलाया था या 3 चम्मच, आपने 3 चम्मच मान लेते हैं चीनी मिलाया। 1 गिलास बनाया शरबत, तो उसमें आपको लगा कि बहुत ज़्यादा मीठा हो गया है। तो फिर आपने कोई बड़ा सा बर्तन लिया और आधा गिलास पानी उसमें और मिला दिया। तो आधा गिलास पानी मिला दिया तो चीनी तो हमारा 3 चम्मच ही है, वो तो बढ़ाया नहीं। हमने क्या बढ़ाया? पानी बढ़ाया। लेकिन पानी बढ़ाने से क्या हुआ कि चीनी की जो मिठास है वो कम हो गई। तो पानी हमने बढ़ाया है, उससे चीनी की मिठास कम हो गई। चीनी हमने नहीं बढ़ाया, ना तो कम किया। आई 3 चम्मच चीनी घुल गई है ना, तो उसको कम तो कर नहीं सकते हैं, वो तो जैसा है वैसे रहेगा। चीनी को हमने कम नहीं किया, ना चीनी को बढ़ाया,
पानी बढ़ा दिया, पानी बढ़ाने से क्या हुआ, चीनी की मिठास कम हो गई। सेम यही कॉन्सेप्ट इसमें है कि समझ लीजिए जो मिठास थी पहले कितनी थी, 50% थी, उसमें हमने कुछ पानी और मिला दिया, अब उसमें मिठास कितनी है, 30% है। इस तरीके से आप प्रश्न को समझिए। अब आगे सॉल्व करते हैं। लिक्विड कितना भैया, 6 लीटर, इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। 6 लीटर का हमारा कोई लिक्विड है, कोई द्रव है। इसको आगे बढ़ते हैं तो उसमें 2 चीजें हैं, एक हमारा द्रव है, ठीक है, दूसरा हमारा पानी है। देखिए बढ़िया कॉमन सेंस समझते हैं, समझाने में टाइम लगेगा, लेकिन इस प्रकार के प्रश्न अगर आपको भविष्य में मिलेंगे तो आप फटाफट कर लेंगे, बस समझते जाइए। पहला उसमें द्रव कितना है, 50%। देखिए एक चीज और समझ लीजिए, कोई भी चीज होती है वो हमेशा 100% होती है, कोई भी चीज 100% होती है, इस चीज को समझिए, ठीक, ये अभी काम आएगा। कोई भी चीज कैसी होती है भैया, 100% होती है। तो पहले उसमें द्रव था कितना, 50%, बाद में कितना द्रव हुआ, बाद में द्रव हुआ 30%, ठीक है। अब पानी की बात करते हैं। ये पहली, ये वाली जो कंडीशन है ये पहली कंडीशन है, ये वाली जो कंडीशन है बाद वाली कंडीशन, यहाँ लिख भी देते हैं, ये बाद में वाला है और ये पहले वाला है। बाद में क्या करेंगे, पानी मिला देंगे, पहले क्या करेंगे, जैसा था वैसा ही है, ठीक। तो अब देखिए पहले द्रव कितना था, 50%। ये अम्लीय और क्षारीय के चक्कर में नहीं पड़ना, ये हमने आप पहले ही आपको बता दिया है, 50% है। तो अगर प्रतिशत की बात करें तो कोई भी चीज 100% होती है, तो पहली कंडीशन में जब द्रव हमारा 50% है तो पानी भी तो 50% रहेगा, तभी तो 100% होगा मिलके। अब दूसरी कंडीशन की बात करें, दूसरी कंडीशन में जब हमारी मिठास कम हो गई थी, जो हमने चीनी का उदाहरण दिया था, तो मिठास कितना हुआ भैया, 30% हो गया। तो पानी कितना हो गया, इसका मतलब पानी हो गया हमारा 70%, तभी तो कोई भी चीज मिलके 100% होगी। तो पहले कंडीशन में भी 100% होना चाहिए, 100% होने के लिए अगर द्रव 50% है तो पानी 50% रहेगा। दूसरी कंडीशन में भी 100% ही होना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज 100% ही होती है। तो द्रव अगर 30% है तो पानी कितना होगा, 70% होगा, ठीक। यहां तक क्लियर है। अब आगे बात करते हैं। देखिए हमारा लिक्विड कितना था, 6 लीटर था। तो पहली कंडीशन में अगर 50% उसमें क्षार है, द्रव है, तो 6 लीटर का 50% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 लीटर। ये तो कॉमन सेंस की बात है। 100 लीटर कोई भी चीज होती है 100%, तो 100% बराबर अगर हमारा 6 लीटर दिया गया है, टोटल हमारा 6% है, 6 लीटर है सॉरी, तो उसका आधा 50% होता है, तो हमारे पास द्रव कितना है, 3 लीटर है। ये क्लियर है। इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 6 का 50% ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो 6 गुणे 50% का निशान हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, तो ये कटेगा तो कुल मिला के 3 लीटर ही आएगा। तो चूंकि ये कॉमन सेंस की बात है कि टोटल हमारे पास 6 लीटर है, अगर हम उसका 50% निकाल लेंगे तो आधा होगा, आधा कितना होगा, 3 लीटर, इसलिए हमने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया गया है। तो पहली कंडीशन में हमारे पास द्रव कितना है, 3 लीटर, तो स्वाभाविक सी बात है टोटल 6 लीटर है, तो पानी भी उसमें कितना रहेगा, 3 लीटर पानी रहेगा, इसमें कोई दिमाग लगाने की तो बात है नहीं। दूसरी कंडीशन में आते हैं, दूसरी कंडीशन में आएंगे तो फिर वही चीनी वाला उदाहरण फिर आप समझिए, शरबत वाला उदाहरण आप समझिए। उस गिलास में आपने बाद में चीनी नहीं मिलाई थी, बाद में तो पानी मिलाया था, तो जितना चीनी पहले थी उतनी चीनी बाद में भी थी। चीनी ना तो कम हुई ना ज़्यादा हुई, लेकिन पानी मिलाने से उसकी मिठास पर फर्क पड़ा। उसी प्रकार से हमने यहाँ पर द्रव नहीं मिलाया था, द्रव जितना है उतना बाद में ही रहेगा। तो द्रव अगर 3 लीटर पहले था तो 3 लीटर भैया बाद में भी रहेगा। ये चीज़ समझ में आई, कंफ्यूज मत होइएगा। उसका प्रतिशत मात्रा चेंज हो गई है, लेकिन जो पहले था वही बाद में भी रहेगा, क्योंकि द्रव में कुछ नहीं किया गया है, जो किया गया है वो पानी के साथ किया गया है। ये चीज अगर आप समझ रहे हैं तो प्रश्न आपके लिए बहुत ही आसान बनने वाला है। नहीं समझ रहे हैं तो फिर से हमारी बातों को समझिए कि शरबत में आपने बाद वाली कंडीशन में चीनी नहीं मिलाया था, चीनी जितनी पहले थी उतनी बाद में भी है, आपने सिर्फ पानी ही मिलाया था। उसी प्रकार से द्रव यहाँ पर इस प्रश्न में नहीं मिलाया जा रहा है। तो द्रव अगर यहाँ पर हमारा 3 लीटर है तो बाद में भी 3 लीटर ही रहेगा, भले ही उसका परसेंटेज चेंज हो। इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा अवरोध आ गया था जिसके लिए बीच में वीडियो को रोकना पड़ा। तो यहाँ पर आप समझ चुके हैं कि पहली वाली कंडीशन में हमारा 3 लीटर द्रव था, दूसरी कंडीशन में भी हमारा 3 लीटर ही द्रव रहेगा, भले ही उसका परसेंटेज चेंज हो जाएगा। तो बाद वाली कंडीशन में अब आपको साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है कि 30% की जो वैल्यू है वो 3 लीटर है, तो हमें पानी जो 70% है उसकी वैल्यू क्या होगी ये निकालना है। तो इसको कहाँ पर लिखें, चलिए यहाँ पर कहाँ पर लिखें भैया, यहाँ पर लिख देते हैं, चलिए यहीं पर लिख देते हैं। 30% की वैल्यू आपको प्रश्न में समझ में आ गया है कि 3 लीटर ये द्रव है,
ठीक है, टोटल हमारा 100% होता है। तो स्वाभाविक सी बात है, बाद वाली कंडीशन में आपका जो पानी रहेगा वो 70% होगा। तो 70% की वैल्यू क्या होगी ये हमें निकालना है। 30% बराबर 3 लीटर, तो अगर हम इसमें 3 का भाग कर दें तो 10% बराबर हो जाएगा 1 लीटर। और अगर हम इसमें 7 का गुणा कर दें, ये 10% बराबर 1 लीटर, 7 का यहाँ पर गुणा कर दें तो 70%, यहाँ किसको चलिए यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ इसमें क्या करना है भैया, हम लोग 7 का गुणा कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 70% बराबर कितना हो जाएगा 7 लीटर। तो ये निकल के आएगा। आप इसको अनेक तरीके हैं निकालने के लिए, उस तरीके से निकाल सकते हैं जो भी आपको समझ में आए। बस आपको करना क्या है, आपको प्रश्न में दिया गया है कि 30% बराबर 3 लीटर होता है, तो 70% बराबर कितने लीटर होगा ये निकालना है। इसके निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ हमारा निकल के आ गया 7 लीटर, ठीक है। तो पहले पानी कितना था 3 लीटर, बाद में कितना पानी है 7 लीटर। आपसे पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है कितना पानी की मात्रा की आवश्यकता होगी, यानी कि कितना पानी मिलाया गया, ये पूछा जा रहा है। जल्दबाजी में 7 आंसर मत दे दीजिएगा, यहाँ पर विकल्प में 7 नहीं लिखा गया है, लेकिन जल्दबाजी में आप 7 आंसर अगर विकल्प में लिखा हो तो 7 पर टिक मत लगाइएगा। यहाँ पूछ रहा है कितने पानी की आवश्यकता होगी, यानी कितना पानी हम और मिलाएंगे। पहले हमारे पास 3 लीटर था, अब हमारे पास उसी बर्तन में जो पानी है वो 7 लीटर है। इसका मतलब है कि हमने कितना मिलाया है, हमने 4 लीटर पानी मिलाया है। तो पहले 3 लीटर था, जब 4 मिलाओगे तभी तो 7 होगा, तो 4 3 7, तो यानी कि हमने 4 लीटर पानी मिलाया है। तो कितना पानी मिलाया है 4 लीटर। आपका पहला वाला विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। तो इस प्रश्न को करने में और समझाने में आपको समय लगा है, लेकिन अगली बार से जब ये प्रश्न आ जाएगा तो आप इस प्रश्न को बहुत ही जल्दी सॉल्व कर लेंगे। और इसके फार्मूले भी होते हैं, तो फार्मूले हमें रटना नहीं है, अपना बेसिक मेथड लगाना है। जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है, अपने दिमाग को डेवलप करते हुए जो हमारा कॉन्सेप्ट दिमाग में डेवलप होता है, उसी के आधार पर हमें प्रश्नों को सॉल्व करना है। बहुत ज़्यादा फार्मूले रटने की आवश्यकता नहीं है। अपने कॉमन सेंस को आप डेवलप करेंगे तो गणित आपको धीरे धीरे आसान लगने लगेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप जो सामने प्रश्न देख रहे हैं, इसको एक बिल्कुल बेसिक तरीका होता है, तो बेसिक तरीका इस प्रश्न के लिए नहीं बताएंगे। इस प्रश्न को हम लोग ट्रिक से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक ना। इस प्रश्न को हम लोग ट्रिक से सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा ट्रिक भी सीख लेते हैं, जैसे होता ना जादू। तो चलिए इस प्रश्न के लिए थोड़ा ट्रिक सीख लेते हैं, बेसिक मेथड। फिर इस प्रकार के प्रश्न जो है फिर कभी आएंगे तो उसमें हम लोग बेसिक मेथड सीखेंगे। देखिए इसमें क्या है कि अंश नाम का कोई लड़का है, वो 10 रुपए में 11 केले खरीदता है, ठीक है। फिर उसको बेचता है, बेचता कितने हैं 11 रुपए में 10 केले के हिसाब से वो बेच देता है। तो ऐसा बेचेगा तो उसे क्या होगा भैया, लाभ होगा, ठीक है। स्वाभाविक सी बात है लाभ होगा, क्योंकि यहाँ पर सीधी सी बात है लाभ ही होगा, उसके दिक्कत मत पड़िए। क्यों होगा लाभ, वो अलग सी बात है, क्योंकि यहाँ 10 रुपए में 11 केले खरीद रहा है, यानी कि आप चलिए समझा ही देते हैं कैसे लाभ होगा। 10 रुपए में 11 केले खरीदने का मतलब होता है एक केले की कीमत निकालने के लिए 10 को ऊपर लिखेंगे, 11 को नीचे लिखेंगे। रुपया जो होता है वो हमेशा ऊपर लिखा जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्रय मूल्य होगा। तो ऊपर छोटी संख्या है, नीचे बड़ी संख्या है। आगे विक्रय मूल्य में, विक्रय मूल्य का जो रुपया है वो 11 रुपया है और केलों की संख्या है 10, तो रुपये को ऊपर लिखा जाता है। तो ये आपका विक्रय मूल्य निकल आया। तो देखिए पहली कंडीशन में जो क्रय मूल्य है उसमें छोटी संख्या ऊपर है, बड़ी संख्या नीचे है, यानी इसका मान छोटा आएगा, 1 से कम आएगा। और दूसरी विक्रय मूल्य में बड़ी संख्या ऊपर है, छोटी संख्या नीचे है, ऐसी कंडीशन में इसका जो मान आएगा वो 1 से ज़्यादा ही रहेगा। तो विक्रय मूल्य हमारा ज़्यादा है, क्रय मूल्य हमारा कम है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हमें लाभ ही होगा। जब विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है, क्रय मूल्य कम होता है, तो लाभ ही होता है। तो बेसिक मेथड हम इसका नहीं बता रहे हैं, आप ट्रिक समझ लीजिए कि आप ये रुपया पकड़ लीजिए, ये जो रुपया है ना भैया, रुपया पकड़ लीजिए, ये विक्रय मूल्य वाला रुपया पकड़ लीजिए। तो आपको क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है, ठीक है। लाभ का परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए जो विक्रय मूल्य वाला रुपया है 11 रुपये, इसको पकड़ लीजिए और इसका 2 बार गुणा कर दीजिए, ठीक है। अब घटाना क्या है, ये क्रय मूल्य वाला जो रुपया है, क्रय मूल्य वाला 10 रुपया है, 10 को पकड़ लीजिए और 10 का 2 बार गुणा कर दीजिए, ठीक है। नीचे बटे में क्या करना है, विक्रय मूल्य वाले रुपए में से क्रय मूल्य वाला रुपया घटाया दिया है। अभी केलों की संख्या से हमें मतलब नहीं है। भाग क्या करना है, ये नीचे वाला जो क्रय मूल्य है ना भैया, क्रय मूल्य वाला रुपया है, इससे आप भाग कर दीजिए। ये अभी केलों की संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और चूंकि परसेंटेज में निकालना है इसलिए 100 का गुणा करना पड़ेगा, तो 100 का गुणा यहाँ नहीं कर पाएंगे तो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो बात समझ में आया।
तो ऊपर हो जाएगा आपका 121 माइनस के नीचे आपका 100, नीचे आपका 100 है ये है, गुणा आपका 100% है ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 121 में 100 जाएगा तो आपका 21% आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न को करिएगा, लेकिन यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन समझ लीजिए। ये मेथड तभी काम करेगा जब यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न दिए रहेंगे, जो संख्याएं होंगी वो बराबर होंगी। यहाँ पर संख्या क्या थी, 10 11 11 10, यानी कि अगर संख्या 10 11 है तो 10 11 है तो अगली कंडीशन में 11 10 रहे। अगर संख्या हमारी 7 8 है तो अगली कंडीशन में 8 और 7 रहे, यानी कि जो संख्याएं हैं वो आपस में बदल रही हों, तभी हमारा ये मेथड काम करेगा। अगर यहाँ पर ऐसा दिया होता कि पहली कंडीशन में हमारे 10 रुपये में 11 केले खरीद रहा है और दूसरी कंडीशन में हमारा 12 रुपये में 8 केले खरीद रहा है, तो संख्याएं बदल गई। देखिए संख्याएं बदल गई, तो ये मेथड यहाँ पर फॉलो नहीं करेगा। इस मेथड को हम लोग बेसिक तरीके से लगाएंगे। तो जब बेसिक तरीके वाला कोई प्रश्न मिलेगा तो वहाँ पर हम लोग ये मेथड लगाएंगे। लेकिन जब संख्याएं बदल रही हों, आपस में इंटरचेंज हो रही हों, यहाँ 10 11 है, यहाँ क्या है 11 10 है, इंटरचेंज आपस में हो रही हो, तो वहाँ पर ये वाला मेथड आप लगाइएगा। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए जो रुपया दिया गया हो विक्रय मूल्य वाला, उसका आपस में 2 बार गुणा कर दीजिएगा, माइनस करिएगा। जो क्रय मूल्य वाला रुपया हो 10 रुपया, उसका 2 बार आपस में गुणा करिएगा। नीचे अच्छा देखिए, यहाँ पर जल्दबाजी में हमने क्या किया, यहाँ पर थोड़ा सा गलती होगी। यहाँ पर देखो भैया, नीचे क्या करना है, जो विक्रय मूल्य वाला रुपया है उसका 2 बार गुणा करना है। यहाँ हमने लिखा नहीं है, ठीक है, यहाँ पर गलती हो रहा थी, ये वाला पॉइंट गलती हो रहा था। नीचे विक्रय मूल्य वाला जो रुपया है उसका 2 बार गुणा करना है। तो ऊपर पहले दिमाग से क्या निकल गया, विक्रय मूल्य नहीं क्रय मूल्य, सॉरी। फिर से बता देते हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। कन्फ्यूजन नहीं, मतलब समझा कुछ रहे हैं और जबान से कुछ निकल गया। तो ऊपर क्या करना है, विक्रय मूल्य वाले रुपए का 2 बार गुणा करना है, माइनस क्रय मूल्य वाले रुपए का 2 बार गुणा करना है। नीचे बटे में क्या करना है, क्रय मूल्य वाला जो रुपया है उसका 2 बार गुणा करना है, और गुणा परसेंटेज निकालते हैं तो गुणा 100 हम लोग करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 21% आ जाएगा। ये आप ट्रिक इस प्रकार के प्रश्नों में लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे, जहां पर संख्याएं बराबर होंगी और आपस में इंटरचेंज हो रही हैं। अगर संख्याएं बदल जाएंगी तो वहां पर हम लोग ये मेथड नहीं लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के अपने आखिरी प्रश्नों को ध्यान से देखिए। उसमें निकालना क्या भैया, इसमें आपको परिसर निकालना है, परिसर निकालना है। परिसर क्या होता है, बहुत ही आसान सा ये प्रश्न है, बच्चों वाला प्रश्न है। मौखिक करना है कि जो आपको इतनी सारी संख्याएं दी गई हैं, इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है उसको लिख लीजिए। सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है, 100 दिख रही है, ध्यान से देखिए 100 दिख रही है। और सबसे छोटी जो संख्या होती है उसको लिख लीजिए। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, इसमें सबसे बड़ी संख्या 100 दिख रही थी, और छोटी संख्या कौन सी है, 46 42 76 68, हाँ ये 46 सबसे छोटी संख्या है। तो जो सबसे बड़ी संख्या 100 में से सबसे छोटी संख्या 46 घटा दीजिए, जो आएगा वही आपका परिसर होता है। तो आ कितना रहा है, 54। विकल्प भी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों ने इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 10 प्रश्नों को सॉल्व किया है। इन 10 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हैं इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, यहाँ पर जो आपको प्रैक्टिस सेट के बारे में बताया गया है कि 250 से भी अधिक प्रैक्टिस सेट मात्र 100 रुपये में ले सकते हैं, उसको जरूर परचेज कर लीजिएगा। आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। आप सभी लोग जानते हैं कि आप मार्केट में जाएंगे तो एक प्रैक्टिस सेट आपको जो बुक मिलेगी वो लगभग 150 रुपये की मिलेगी। इसमें आपको 15 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, या किसी किसी बुक में 20 प्रैक्टिस सेट होते हैं। तो 20 प्रैक्टिस सेट के लिए आपको 150 रुपया खर्च करना पड़ेगा। स्वाभाविक सी बात है, अगर 10 किताबें भी आप खरीद लेंगे तो 1,500 से 2,000 रुपया आपका खर्च हो जाएगा। तो इन सारी कंडीशन से बचने के लिए आप प्रैक्टिस सेट को जरूर परचेज कर लीजिएगा। जो उसमें नंबर दिया गया उस पर व्हाट्सएप करिएगा, वहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और हाँ, व्हाट्सएप ही करिएगा, फ़ोन मत करिएगा, क्योंकि नंबर ज़्यादातर बिजी ही रहता है। तो इस प्रकार से आपको इन सारे प्रैक्टिस सेट में क्या कोई अगर आपको शिकायत हो, कोई सुझाव देना चाहें या कुछ भी आप बताना चाहें, तो सारी चीज़ों को आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उन सारी चीज़ों को कमेंट बॉक्स जो होते हैं उसको देखा जाता है, समझा जाता है और आप लोगों को उसका रिप्लाई भी दिया जाता है। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी प्रैक्टिस सेट में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।